हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट यूनिट जो आपको है यूनिट 4। इसमें आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम बनाए हैं और जो आपको बार बार पूछा भी जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी ये मैच करेगा आपको जो है। इसमें देखिए आपको जो है ना यूनिट हम डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन ये आपको लेकर आए यूनिट 4 आपको जो है, जिसको आप सारणिक कह सकते हैं। ये आपको सारणिक चैप्टर जो 4th यूनिट है आपको उससे हम रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ लेकर आए हैं। इससे पिछले वीडियो में आपको जो है 1, 2 और 3 यूनिट जो भी है वो आपका जो है ना इसी चैनल पर मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह हम बनाए हैं वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो अब चलते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है डिटर्मिनेंट चैप्टर से, वो आपको है जो आपको यहाँ देखिए जो सिद्ध कीजिएगा आपको 3, 11, 12, 46, 20, 26, 65 और 45 और 20 इक्वल टू 0, यानी कि आपको ये सारणिक आपको दिया हुआ रहेगा और बराबर आपको क्या करना है, प्रूफ 0 सिद्ध यानी कि सिद्ध करना है, प्रूफ करना है यानी कि साबित करना है। यहाँ देखिए आपको गिवन में जो दिया हुआ है उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देंगे। गिवन LHS बराबर आपको ये दिया हुआ है 23 यानी कि 23, 46, 65, 11, 20 और आपको 45, 12, 26 और 20, ये आपको जो है LHS में दिया हुआ था। आपको इसको जो है ना सरल करके यानी कि इसको हल करके आप क्या निकालना है, 0 निकालना है। यदि आपको डिटर्मिनेंट का हल करने का विधि यदि मालूम होगा तो मान लीजिए आपको जो है किसी भी डिटर्मिनेंट को यदि हम हल करते हैं तो मान लीजिए यहाँ आपको 4, 2, 3, यहाँ पे आपको 4, 26 ये आपको दिया मान लेते हैं, बीच में 1 है, 2 है और 4 है। मान लीजिए इस 4 से यदि इसको आपको हम थोड़ा सा बताएं जो डिटर्मिनेंट में बेसिक चीज़ क्या होता है, ये आपको इधर से जो आप काउंट कीजिएगा तो ये आपको जो हो जाता है रॉ R1, ये आपको R2 आ जाएगा, ये आपको R3 आता है, यानी कि रॉ हो गया। और इधर आपको एक कॉलम कहा जाता है C1, ये C2 होता है और ये आपको C3 होता है। तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। आप डायरेक्ट ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनाया गया है। इसका डिटेल थ्योरी भी हम जरूर लेके आएंगे और उस पर भी आपको चर्चा उसमें विस्तृत से करेंगे। यहाँ सिर्फ हम क्वेश्चन का डील कर रहे हैं जो आपको बार बार पूछा जाता है। ये बिहार बोर्ड एग्जाम जो आपको 2023 में देना है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए जो भी आपको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक, इस सारणिक को हल करके आपको 0 लाना है। मान लीजिए यदि आपको R1 के अनुदिश यदि आप विस्तार करके बनाइएगा तो वो लॉन्ग हो जाता है, या C1 के अनुदिश विस्तार करके बनाइएगा तो ये भी आपको लॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें जो रूल या नियम है उसके अनुसार आप चलिएगा तो बहुत जल्दी इसको 0 प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखिए रूल हम आपको जस्ट साइड में लिख दिए हैं। यदि किसी सारणिक के 2 स्तंभ या 2 पंक्ति का मान जो है क्या होता है, बराबर होता है, 2 पंक्ति आपस में क्या होता है, बराबर हो, तो उस सारणिक का मान क्या होता है, 0 अर्थात 0 होता है। क्या होता है, 0 अर्थात आपको 0 होता है। यहाँ देखिए आपको गिवन में जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो आपको लिए यहाँ अप्लाइंग करना है। ये अप्लाइंग होता है जो आपको जो है ना कोई ऐसा अप्लाइंग करना है, कोई ऐसा, या आपको C1 या C2 या C3 या R1 या R2 R3 को ऐसा चेंज करना है जिससे या तो आपका 2 रो बराबर हो जाए या 2 कॉलम बराबर हो जाए। तो जिस तरीका से आप करना चाहें वो आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड वहाँ लगाकर और वहाँ आपको क्या करना है, किसी 2 रो को बराबर करना है या किसी 2 कॉलम को बराबर करता है। यदि इस क्वेश्चन को आप देखिएगा तो देखिए इसमें C2 को हम चेंज किए, यानी कि आपको C2 यहाँ पे चेंज हो रहा है। C2 को क्या चेंज, C2 के साथ C3 को हम क्या करके ऐड करके C2 चेंज कर रहे हैं। तो वहाँ देखिए C1 ये आपको क्या दिया हुआ है, C1 है, ये आपको C2 है और ये आपको C3 है। यहाँ देखिए आपको C1 23, 46, 65, 23, 46, 65 है और C2 चेंज होगा। इन दोनों को यदि आप ऐड करते हैं यानी कि 11 और 12, यानी कि 11 + 12 कीजिएगा तो ये आपको क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। सेम उसी तरीका से ये C2 चेंज होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 46, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 65। अब आप देखिए क्वेश्चन को, यदि आपको देखने से यहाँ लग रहा होगा जो आपको ये जो आपको C1 है वो आपको और ये C2 जो वैल्यू है, C1 और C2 दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर हो गया है। तो हम वैसा चीज़ अप्लाई करेंगे। यहाँ आपको R1 या R2 को भी बराबर कर सकते थे, जिसके अनुसार आपको जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन यानी कि मैथ का कुछ भी जोड़ घटाव गुणा का आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो है ना क्या आ जाना चाहिए, या तो रॉ 2 बराबर आ जाना चाहिए या 2 कॉलम बराबर आ जाना चाहिए। क्योंकि रूल आपको कह रहा है यदि किसी सारणिक के 2 स्तंभ यानी कि जो आपको 2 स्तंभ दिया हुआ है और 2 पंक्ति 2 रॉ जो दिया हुआ है वो दोनों मान यदि आपस में बराबर है, सेम है, तो आप उस सारणिक का मान क्या कर सकते हैं, 0 या 0 होता है। और इसको आप विस्तार से भी बनाइएगा, विस्तार करके तो भी आपको रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस रूल को साइड में लिख दीजिएगा, बराबर 0 कर दीजिएगा तो वो आपको प्रूफ हो जाएगा बराबर 0। यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको 2 रो या कॉलम बराबर हो गया, बराबर 0। क्योंकि यहाँ आप लिख सकते हैं जो आपको नियम जो है ये आपको जो दिया हुआ वो नियम को यहाँ सेम एज जो है यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यही आपको साइड में लिख देना है। यदि किसी सारणिक के 2 रो या 2 कॉलम का मान आपस में बराबर है यानी कि सेम
डिजिट आ रहा है तो वो उसका डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात 0 होता है। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ हो गया। सिंपल भाषा में आप कोई भी अप्लाइंग कर सकते हैं, R1 के अनुदिश कर सकते हैं, यानी कि R2 को चेंज कर सकते हैं, R3 या R1 को, या C1 C2, जो जिससे आपको 2 रो या कॉलम बराबर हो जाना चाहिए। समझ रहे बात को? तो इस तरीका से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपको कर रहा है ये सारणी का मान ज्ञात करना है। इसमें आपको मान ज्ञात करने के लिए आपको ये जो है विस्तार विधि से आपको बताएंगे हम। यहाँ पे सारणी देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपको ये सारणी का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ये सारणी का आपको दिया हुआ है 2 6 1 -3 0 5 और ये आपको 5 4 -7, ये आपको दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, 2 के अनुदिश, यानी कि आपको जो ये ज्ञात करना है इसको R1 के अनुदिश विस्तार किए हैं। क्या किया है, यहाँ आप एक लाइन यदि आप लिखना चाहिएगा, इसको विस्तार करके बनाया गया है, तो यहाँ लिख दीजिए आपको R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, R1 के अनुदिश क्या किए हैं, विस्तार करने पर, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, यहाँ लिख सकते हैं आप विस्तार करने पर। समझ रहे बात को? तो ये आपको R1 के अनुदिश विस्तार किए हैं, या आपको C1 के अनुदिश विस्तार करके इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आप इसका मान कैसे निकालते हैं, ये जो आपको R1 है ये आपको पॉजिटिव मान लेना है, इसके बाद इसको निगेटिव लेना है, ये पॉजिटिव लेना है। तो अब 2 लिए हैं, तो 2 जो आप लिए हैं तो क्या होगा, ये जो है 2 लेने पर आपको याद रखना है, आप जानते होंगे ये आपको रो कट जाएगा और ये आपको कॉलम कट जाएगा, बचेगा सिर्फ आपको ये 4, यानी कि 4 डिजिट बचेगा, जिसमें आपको 0 है, 4 है, 5 है और -7 है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यस, इससे इसको करेंगे और इससे इसको करेंगे। तो -7 मल्टीप्लाई 0 करेंगे, किसी भी डिजिट में यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। बीच में माइनस का साइन आता था, 5 का 20, अब -20 आ जाएगा। तो अब हम जो है ये लिए हैं और ये हो गया। सेम उसी तरीका से अब हम क्या करेंगे, इस पर जाएंगे, क्योंकि R1 के अनुदिश विस्तार कर रहे हैं। यदि C1 के अनुदिश करते तो 6 लेते और 1 लेते, और यहाँ भी मान ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मान लेते। ये रूल कह रहा है आपको डिटर्मिनेंट हल करने का। हम यहाँ बेसिक से भी बता रहे हैं, आपको डिटर्मिनेंट हल करने का नियम आपको पता हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको अब उसके बाद क्या करना है, -3 लेना है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी देखिए हम इसको यदि इरेज करते हैं तो आपको 2 के अनुदिश हो गया। अब हम 3 के करना है, किसको करना है, 3 के अनुदिश। R1 के अनुदिश कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, R1 के अनुदिश कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसके अनुदिश हम क्या करें, विस्तार करें, हम तो 2 देख लिए। अब -3 जो लेंगे तो एक तो आपको ये जो रूल कह रहा है, एक पॉजिटिव मान लीजिएगा, दूसरा लीजिएगा तो वो नेगेटिव आएगा। ऑलरेडी यहाँ पे एक नेगेटिव दिया हुआ है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस। और ये 3 जो आप ले रहे हैं, तो 3 ले रहे हैं, 3 का सामने का कॉलम जो है वो कट जाएगा और 3 के सामने का जो रो है वो कट जाएगा। तो अब बचेगा आपको 6 4 1 और -7। तो इसको यदि आप लिखिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तब ये 3 हो गया और इससे इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई होगा, तब -42 आ जाएगा, और 6 गुना यानी कि 4 गुना 1 तो -4 हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस होता है। सेम उसी प्रकार से यदि हम 5 लेंगे तो ये 5 लेंगे तब की बार क्या होगा, ये जो आपको दिया हुआ है ये आपको कट जाएगा, और यहाँ पे आपको जो है आप यदि 5 ले रहे थे, 5 के अनुदिश जो रो दिया वो कट जाएगा, और इसके कॉलम और ये जो रो है वो कटेगा। अब बचेगा आपको 6 0 और 1 5। इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30, और 1 में मल्टीप्लाई 0 कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -20 मल्टीप्लाई 2 तो -40 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को हल कीजिएगा तो -46 मल्टीप्लाई 3 या प्लस में 150, 30 गुना 5 कीजिएगा तो 150 आ जाएगा। तो इन दोनों को यदि आप हल करते हैं तो ये आपको हल करने के बाद आ जाएगा -40 -138 और +150। इन कैलकुलेशन करने के बाद आपको आ जाएगा -178 और प्लस 150, ये -28 का आंसर आ जाएगा। ये आपको था डिटर्मिनेंट को विस्तार रूप से हल करना। तो इसको यदि आप समझ गए हो तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको डिटर्मिनेंट हल करने के लिए आ रहा है या नहीं, तो हम इस पर भी नया वीडियो लेकर आएंगे। यहाँ देखिए आपको जो है थर्ड क्वेश्चन में आपको सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ आसानी एकदम इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन को जैसे आप 10th में सॉल्व करते हैं तो उस प्रकार आप यहाँ सॉल्व करके आसानी से x y का मान ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन ये देखिए आपको दिया हुआ है x और y का मान आपको ज्ञात कीजिए, जबकि आपको ये दिया हुआ है, यानी कि एक डिटर्मिनेंट में मान दिया हुआ है 2 3 और y x बराबर 4 दिया हुआ है, और x y और 2 1 बराबर 7/2, ये आपको 2 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो गिवन आपको दिया हुआ, इससे हम एक इक्वेशन निकालेंगे, और ये जो आपको दिया हुआ इससे भी एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक विलोपन विधि, जो सिंपल विधि आप 10th में पढ़े होंगे, उस विधि से हम x y का मान फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है, फर्स्ट जो आपको दिया हुआ इससे क्वेश्चन निकल जाएगा। आपको डिटर्मिनेंट जो हल किया जाता है तो आपको जैसे भी दो यदि कोई एलिमेंट आपको दिया हुआ, मान ले A1 A2 और यहाँ पे आपको
b1 मान लेते हैं, यहाँ b1 है और यहाँ पे b2 है। इसको यदि हम हल करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि a1 a2, अब माइनस होता है a1 और b2, सॉरी a1 b2 माइनस a2 अब b1, इस दोनों को माइनस करते हैं, यही आपका जो है इस डिटर्मिनेंट का हल हो जाता है। तो सेम उसी तरीका से यदि इस डिटर्मिनेंट का यदि हम हल करेंगे, ये आपको रूल हो गया, जो किस तरीका से हम किसी भी सिंपल 2/2 जो है आपको दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, तो उसको हम कैसे हल करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 गुना एक्स 2x हो जाएगा माइनस, ये रूल आपको कह रहा है, और 3 गुना y 3y बराबर 4, ये इक्वेशन आपको फर्स्ट बन जाएगा। सेम उसी तरीका से इसको यदि हल करते हैं तो 1 गुना एक्स तो x हो जाएगा माइनस 2 गुना y 2y हो जाएगा बराबर 7/2, यानी कि आपको ये सेकेंड समीकरण हो जाएगा। तो फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण जो आपको दिया हुआ है, इन दोनों को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। समीकरण 1 माइनस 2 से 2 में मल्टीप्लाई कर दिए हैं 2 से, जो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 4y होगा, और यहाँ पे 2 कट के क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इन दोनों को हल कीजिएगा तो ये आपको क्या घटा रहे हैं, और समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं तो क्या होगा, सेकेंड का जो है साइन चेंज हो जाएगा, 10th में आप पढ़े होंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये आपको कट जाएगा, इधर बचेगा प्लस माइनस माइनस, और ये आपको 4 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा y, सिर्फ एक y आएगा तो 1 लिखा नहीं जाता है, बराबर इधर आ जाएगा -3, तो y का मान आ गया -3। तो अब इस मान को समीकरण कहाँ रखना है, 1 में रख दीजिए आप। तो इसको लिखिएगा y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के इस मान को क्या कीजिएगा समीकरण 1 में रखिएगा तो 2x - 3y बराबर 4, और y का मान -3, तो -3 यहाँ रखिएगा, तो ये आपको हल करके आ जाएगा 2x + 9 बराबर 4। इधर हुआ है 9 को इधर ले जाएगा तो माइनस में आएगा, -5/4, यानी कि x का मान आ गया आपको -5/2। तो ये आपको एक दो जो डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ था, तो x का मान ये फाइंड आउट हो गया, और y का मान -3, ये आपको निकल के आ गया, समझ रहे। तो ये आपको सेकेंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपको है, जो यदि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, यदि आपको डिटर्मिनेंट बराबर इतना दिया हुआ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, और ये आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखिए आपको डिटर्मिनेंट का मान जस्ट अभी हम बताए, तो ये जो दोनों होता है दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, हम माइनस करके इन दोनों का मल्टीप्लाई को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो x गुना x क्या हो जाएगा x² हो जाएगा माइनस, ये बराबर 10 दिया हुआ, तो ये आपको क्या बन जाएगा एक इक्वेशन बन जाएगा, और इस इक्वेशन से आप क्या करते हैं x का मान फाइंड आउट कर लीजिए। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो आपको दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये x गुना x x² हो जाएगा, और 7 गुना x क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, बराबर में 10 दिया होता है। अब इसको जो हल कीजिएगा तभी आपको जो है ना शून्यक जैसे निकालते थे 10th में, उस अनुसार से आप यहाँ पे x का मान निकाल सकते हैं। दोनों को हल कीजिएगा तो x², -7 को तोड़ना है तो -2x -5 है। अब इसको तोड़ने के लिए हम 10th में भी बताए हुए थे, 10th का वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप जाकर 10th में जो स्टूडेंट सीखे हुए हैं तो ऑलरेडी ठीक है, और यदि 10th का कोई स्टूडेंट आपसे जुड़े हुए हैं तो इस चैनल पर जाइए, और प्ले लिस्ट में 10th का मैथ किया हुआ, उसमें टोटल 1 से लेकर 15 यूनिट का टोटल वीडियो अपलोड किया हुआ है, और एकदम सिंपल भाषा सिंपल लैंग्वेज में आपको थ्योरी प्लस प्रॉब्लम के साथ वो एनसीईआरटी बुक का फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा मेरे द्वारा, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो जुड़े रहे इस चैनल के साथ, मुस्कुराते रहे, खुश रहे और पढ़ते रहिए। चलते हैं इस वीडियो, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो होता है कैलकुलेशन जो है यदि आप करते हैं तो x² - 7x + 10। अब इसको बीच वाला टर्म को जो तोड़ने के लिए रहता है, तो इसको जो है ना क्या नियम है, नियम जो है वो x² का जो गुणांक होता है यहाँ पे, और ये जो अचर पद होता है, ये x² का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और यहाँ पे अचर पद आपको 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 लाइए। ये जो आपको 10 आ गया है, इस 10 को आप क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है। हमको क्या करना है, इस 10 को आपको सॉल्यूशन करना है। तो इस 10 को यदि आप सॉल्यूशन करते हैं, तो इस 10 के सॉल्यूशन यदि आपको हम करते हैं तो यहाँ आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करते हैं, 10 को यदि सॉल्यूशन करिएगा तो 10 बराबर यहाँ देखिए 1 गुना 10 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे दूसरा लिखिएगा तो 2 गुना क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं। फिर आइएगा तो आपको 5 गुना 10 गुना 1, यानी कि ये दो ऐसा मल्टीप्लाई आ गया जिसको आपको 10 में तोड़ सकते हैं, 10 को तोड़ सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ने या घटाने से हम देखेंगे ये अंदर का जो ये पार्ट जो है आपको दिया हुआ है 7 आ रहा है या नहीं। तो इन दोनों को ऐड कीजिए तो 7 आ रहा है, इन दोनों को घटाने या ऐड करने से नहीं आ रहा था, ये हमको बीच वाला टर्म नहीं आएगा। तो बीच वाला टर्म हमको क्या आ जाएगा -2 और -7, -2x और -5x, यानी कि बीच वाला टर्म हम कहाँ से लाए हैं, तो इसको आपको अचर पद जो दिया हुआ रहता है और x² का जो गुणांक होता है उसको मल्टीप्लाई करके हम उसका गुणनखंड जो करते हैं, उस गुणनखंड में देखते हैं जो किसको दो टर्म को या दो जो गुणनखंड हम किए हुए हैं उसको दो को या तो ऐड करके या
आपको सब्सट्रैक्ट करके या तो जोड़ के या घटा करके हमको बीच वाला आना चाहिए। इन दोनों को हम क्या करते हैं, यदि ऐड कर देते हैं तो आ जाता था, माइनस माइनस में करेंगे तो माइनस में भी मान आ जाएगा। तो इसमें दोनों में आप दो दो पार्ट में बांट के इसको x कॉमन लेंगे तो x-2 बचेगा, यहाँ पे -5 लेंगे तो x-2 बचेगा। तो ये दो गुणनखंड आ गया आपको x-2 और x-5 बराबर 0। अब यहाँ पे x का मान 2 आ गया, x का मान यदि x-2 बराबर 0 तो x का मान क्या आ जाएगा -2, x-5 बराबर 0 तो x का मान क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। -5 नहीं, यहाँ पे आपको 5 आएगा, क्योंकि माइनस में ही मान है तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। x का मान आपको पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि x-2 है ना बराबर 0, तो x इधर आएगा तो आपको पॉजिटिव मान, ये दोनों मान आपको पॉजिटिव में आएंगे। तो x का मान 2 और 5 आ गया। समझ रहे बात को? ये क्वेश्चन नंबर आपको था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन जो बार बार आपसे पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आप समझिएगा, जो कुछ ऐसा आपको एक सीक्वेंस में दिया हुआ रहेगा, जो इसको आप अप्लाई करके जो है एक रो या कॉलम में जो सिद्ध करने वाला प्रॉब्लम होता है, उसमें मैक्सिमम टर्म में आपको याद रखना है। मेन पॉइंट आपको बता देते हैं। यदि इस सवाल को यदि आप सॉल्व कर रहा हो, जी जो सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीका के सवाल को यदि आप सॉल्व करते हैं तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है, जो किसी तरीका से यानी कि कोई भी अप्लाइंग जो होता है, इसमें अप्लाइंग मतलब होता है जो कोई आप रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, जोड़िए, घटाइए, यानी कि आपको कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको सारणी के गुण का तो प्रयोग करना ही। सारणी के गुण का प्रयोग तब होगा जब आप जो है ना इसको सॉल्यूशन करके थोड़ा और आसान कीजिएगा। समझ रहे बात को? तो सारणी का गुण का प्रयोग जो आपको करना है, तो पहले आप इसको जो है ना एक सरल में लाइए और उसको सारणी के गुण के अनुसार आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आप जो है इसको ऐसा करने का प्रयास कीजिएगा, जो कोई रो या कॉलम में, जैसे मान लीजिए यही रो है, ये रो में कम से कम 2 एलिमेंट क्या आना चाहिए, 2 एलिमेंट को हम करेंगे 0 करेंगे, या इस 2 एलिमेंट में से किसी को क्या करना है 0 कर देना है। या तो आपको रो में से किसी को 2 एलिमेंट को 0 कर देंगे, या इसमें से यदि आपको कॉलम में से किसी 2 एलिमेंट को यदि 0 कर देते हैं तो सॉल्यूशन करने में आसान होता है। सॉल्यूशन देखिए, डिटर्मिनेंट में जो आपको विस्तार विधि से यदि आप करते हैं, तो देखिए यदि 2 टर्म यदि 0 हो जाए तो उस R1 के अनुदिश यदि हम विस्तार करेंगे तो 2 टर्म का जो मल्टीप्लाई आएगा तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या या किसी चीज़ में यदि 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 0 आता है। तो सेम उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ऐसा अप्लाइंग करना है जिससे आपको समान मान आ जाए और जोड़ने या घटाने से हमको 0 वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, आपको जो है क्या करेंगे, ये आपको LHS दिया हुआ है, उसको हल करके हमको क्या लाना है, ये आपको 5x + 4 × 4 - x का होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ देखिए आपको क्या है, LHS में आपको यहाँ देखिए अप्लाइंग हम किए हैं R1 जोड़ R2 जोड़ R3, यानी कि ये आपको क्या दिया हुआ है R1 दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ R2 दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ R3 दिया हुआ है। यानी कि R1 R2 और R3, यानी कि तीनों को यदि हम जोड़ते हैं तो देखिए एक सेम टर्म मिलता है। मान लीजिए यहाँ पे R1 चेंज होगा, ये टोटल चेंज होगा, ये आपको R1 है, ये आपको R2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि R1 जो चेंज कीजिएगा तो अब इन सबको ऐड करके देखिए जो क्या होता है। यानी कि R1 यहाँ से लीजिए, ये आपको R2 आ जाएगा, ये आपको क्या है R3 है। तो यानी कि R1 में मान देखिए x + 4 है, उसके बाद R2 का मान देखिए 2x है। उसी प्रकार यदि आप R3 का मान देखिएगा तो ये आपको 2x है। इसको हल कीजिएगा तो देखिए आपको 2 2 4 1 5x + 4 ये आ गया, आपको ये वैल्यू आ गया। सेम उसी तरीका से इसमें यदि आप देखिएगा तो R1 को चेंज करेंगे, तीनों को ऐड कीजिएगा तो 5x + 4 आएगा। इस तीनों में यदि आप ऐड करते हैं तो 5x + 4 आएगा। ये आप R1 के अनुदिश किए। इस प्रकार यदि आप C1 के अनुदिश यानी कि कॉलम के अनुदिश भी यदि आप करते हैं तो इन तीनों को ऐड करके आपको यहाँ 5x + 4 5x + 4 5x + 4 ये तरीका से मिल जाएगा। तो आप जो है आप डिटर्मिनेंट में आपको हम बताते जाते हैं होता क्या है, इसमें से आप कॉमन सेम चीज़ यदि आपको R1 में आ रहा है तो वो आप निकाल सकते हैं बाहर। वो क्या कर सकते हैं, आप R1 बाहर कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे जो ये तीनों चीज़ क्या हो गया सेम हो गया, 5x + 4 5x + 4 5x + 4। अब ये टोटल सेम चीज़ है तो हम क्या करते हैं, इसमें से 5x + 4 कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। वही आप देखिए अब नीचे में किया गया, इन दोनों में से तीनों में से हम क्या किए हैं, अब 5x + 4 क्या किए हैं, बाहर कर लिए हैं। सेम चीज़ यदि आप किसी R1 में दिख रहे हैं, या R2 में दिख रहा है, या R3 में दिख रहा है, या C1 में दिख रहा है, या C2 में दिख रहा है, या C3 में दिख रहा है, तो उस सेम चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ये नियम है आपका। तो इन तीनों में देखिए आप सेम चीज़ था 5x + 4, इसको क्या किया हम कॉमन बाहर कर लिए, बच गया 1 और 1 और 1। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए आपको अप्लाइंग करना है, जो इसमें से इसको घटा देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। क्योंकि 2 टर्म यदि हमको 0 आ जाता है तो सिर्फ इसके यानी R1 के अनुदिश हम सॉल्व करेंगे तो सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक को हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बाकी क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 0 हो जाएगा। समझ रहे बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ आपको जो आ जाएगा
कॉमन लीजिएगा तो C1 चेंज करना है C1 और C2 चेंज होगा, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे। C1 और C2 चेंज करेंगे तो C1 माइनस C2, ये आपको C1 है और ये आपको C2 है। C1 में से C2 को घटाइए, इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या बचेगा 0। सेम उसी तरीक़ा से C2 को हम चेंज करेंगे तो C2 अब माइनस C3, यानी कि इसमें से हम क्या करेंगे C3 को 1 में से 1 जाएंगे 0। तो सेम इसी प्रकार यदि आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपको सेम आ जाएगा। नेक्स्ट ये तो आपको ये दोनों 0 होगा, लेकिन इसमें से इसको घटाइएगा, फिर इसमें से क्या करेगा इसको घटाइएगा। सेम नेक्स्ट के लिए इसमें से इसको घटाइएगा, सेम नेक्स्ट के लिए इसमें से इसको घटाएंगे। जो आपको ये अप्लाइंग किए हुए तो वो सबके लिए लागू होगा, समझ रहे बात को, और सबके लिए लागू होगा। और दो टर्म हमको क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सिर्फ एक के अनुदिश हम यानी कि R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे और ये दोनों टर्म हमको क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बाकी बचा हुआ कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमको LHS में चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ देखिए अब ये दोनों 0 हो गया और यहाँ पे 1 है। इन दोनों को यदि हल करते हैं तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ देखिए आपको करना क्या है, ये दोनों 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको 0 दिया हुआ है तो इसमें से इसको घटाइएगा तो 0 आएगा, तो इसीलिए वहाँ पे भी क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ देखिए अब हम चलते हैं, यहाँ पे देखना है करना है क्या, यहाँ पे x मान लीजिए क्या बताया गया आपको, यदि सेम चीज़ कॉमन आता है, सेम चीज़ क्या आ जाता है कॉमन आ जाता है। अब देखिए आपको एक बात और ध्यान देना है, यहाँ यदि हम क्या करेंगे -4 माइनस x, इसमें 0 में सब कुछ आ जाता है। एक पॉइंट और याद रखना है आप लोग को, 0 में जो होता है ना कोई भी चीज़ आप कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कॉमन लेने का अर्थ क्या हुआ, मान लीजिए 50x लिखा हुआ है, इसमें से हम 25 यदि कॉमन लेते हैं तो 2x बचता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम ये आता है। कॉमन लेने का अर्थ क्या हुआ, यानी कि आप जो कॉमन लिए हुए हैं, जिसमें से कॉमन लिए हैं और जो बचा है उन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला जो भी टर्म था वो आपको आ जाता है। तो इसलिए 0 में से यदि कुछ भी निकाले, 0 में से हम 1 लाख निकाल लेते हैं, क्या बचेगा 1 लाख निकाल लिए तो क्या बचेगा 0 बचेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 0 आ जाता है। इसीलिए याद रखना है 0 में से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, 0 में से क्या करेंगे कुछ भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए -4, यहाँ पे फिर माइनस चेंज किया, माइनस को बाहर कर दिए, 4 - x हो गया, इसमें से 4 - x था। अब इन दोनों रो में से देखिए C1 और C2 में से, C1 और C2 में से क्या करेंगे 4 - x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 4 - x है, 4 - x 4 - x। 0 में सब कुछ रहता है, 0 में से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, 0 में से कुछ भी निकाल लीजिएगा, कॉमन लीजिएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आज ये 4 - x कॉमन लेते हैं इस C1 से, और C2 से भी आपको क्या लेना है 4 - x कॉमन लेना होता है। 2 बार आपको 4 - x आ जाएगा, 4 - x 2 बार आ गया। तो अब जो 2 बार 4 - x आ गया तो अब क्या बचेगा 0, यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0, और यहाँ पे 4 - x तो बाहर ही ले लिए हैं तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे -1। सेम जो आपको ये बच गया, और इसको जो आप क्या कीजिएगा C3 के अनुदिश, ये जो आपको दिया हुआ है C3, ये C1 C2 C3, C3 के अनुदिश यदि आप क्या करनी कीजिएगा C3 ये के अनुदिश, यहाँ पे C3 R1 R2, ये आपको C1 है, ये आपको C2 है, ये C3 है। C3 के अनुदिश यदि आप विस्तार कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा, C3 का अनुदिश कीजिएगा, C3 का अनुदिश कीजिएगा तो आपको ये लेना पड़ेगा और ये लेना पड़ेगा और ये लेना पड़ेगा। तो आपको ये C3 का अनुदिश नहीं, यहाँ आपको करना है R1 के अनुदिश, क्योंकि ये दोनों आपको मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा, और ये C3 वाला जो पॉइंट आएगा तो वो यहाँ पे आपको लिखना है R1 के अनुदिश जो है विस्तार करने पर। क्या लिखना है R1 के अनुदिश यदि विस्तार करते हैं तो इन दोनों को देखिए 2 बार लिखे हैं तो 4 - x का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 - x का होल स्क्वायर आ जाएगा। यदि 4 - x का होल स्क्वायर आ गया तो और इधर क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा। इस 1 से करेंगे तो ये कटेगा और ये कटेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बचेगा 1 अब -0, तो ये 1 - 0 1 आ जाएगा, 1 × 1 यानी कि 1 ही आ जाएगा। आपको बच जाएगा सिर्फ क्या 5x + 4 इंटू में आ जाएगा 4 - x का होल स्क्वायर बराबर आ रहा है 86। यही तो आपको क्या करना था प्रूफ करना था। तो बात को समझ गए आपको लोग को क्या क्या करना है। ऐसे इसी तरीक़ा से आप लोग को एक ऐसा सिद्ध करने वाला लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा इस डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन, और उसको आप आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई ना कोई एक ऐसा क्रम दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में जिसको आप ऐड करके या उसको जो है ना एक जगह C1 या R1 को R1 R2 R3 को ऐड कीजिएगा, या C1 C2 C3 को ऐड कीजिएगा तो एक समान आ जाएगा। एक समान आ जाएगा तो जो मेन फैक्टर आ रहा है एक समान, उसको कॉमन ले लीजिए, 1 1 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 1 में हो गया तो एक में से दूसरे को घटा सकते हैं, दूसरे में से तीसरे को घटा सकते हैं। 2 टर्म में 0 आ गया तो 2 टर्म यदि आपको 0 आ गया तो थर्ड टर्म के अनुदिश विस्तार करके आप जो है उसका सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। जो आपको LHS में होगा वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं। समझ रहे बात को। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरीक़ा से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए क्या करें क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें
क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है, देखिए इसका मान आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपको दिया हुआ है, जो आप एक डिटर्मिनेंट का मान दिया हुआ है, इस डिटर्मिनेंट का मान क्या करना है, आपको हल करना है। यहाँ यदि आप हल करते हैं एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, इसका मान आपको क्या करना है, निकालना है। इसको यदि आप हल करते हैं तो यहाँ देखिए कितना आसानी से आपको हल हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको देखने से कुछ ना कुछ जो है ना, एक बार इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कुछ ऐसा चीज़ है जो सब में से कॉमन आ सकता है, आ सकता है। मान लीजिए इस R1 में से हम क्या निकालेंगे, x निकाल सकते हैं। इस y R2 में से क्या निकाल सकते हैं, y निकाल सकते हैं। इस z में से क्या निकाल सकते हैं, यानी कि z में से, यानी कि R3 में से z निकाल सकते हैं। तो x y z ऑलरेडी जो हमको क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हर एक एलिमेंट से। तो हम क्या करेंगे, इसमें से R1 में से x निकाल लेंगे, R2 में से y निकाल लेंगे और z में से आपको R3 में से z निकालेंगे। इसमें से x निकाल लिए तो 1 बचेगा। इस एक्स स्क्वायर में से x निकाले तो x बचेगा। एक्स क्यू में से एक x निकाले हैं तो एक्स स्क्वायर। और ये जो R2 में से हम क्या निकाले हैं, y निकाले हैं। ये आपको R1 है, ये आपको R2, ये आपको R3 दिया हुआ है। तो इसमें से यदि आप z निकाले हैं तो आपको क्या बचेगा, इसमें थर्ड में से z निकालिए तो यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि z में से z ले लिए तो 1 बचेगा। z स्क्वायर में से z लिए हैं तो z बचेगा। z क्यू में से z लिए तो z स्क्वायर बचेगा। अब देखिए अब अप्लाइंग करना है आपको R1 और R2 को चेंज करें, यानी कि R1 माइनस क्या करेंगे, R2 करेंगे तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई और 1 माइनस। इसमें से इसको यदि हम घटाते हैं R2 माइनस R3 करेंगे। R2 जो आपको दिया हुआ है, R2 आपको ये न है, ये आपको R2, इसमें से इसको घटाएंगे, सॉरी ये तो आपको इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, क्योंकि R1 माइनस करेंगे R2, ये ना आपको R2 दिया हुआ है, ये आपको R1 है और ये आपको R3 है। तो R1 में से क्या करेंगे, R2 को घटाएंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे x माइनस वाई होगा, इसमें से इसको घटाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। सेम उसी प्रकार जो हम R2 चेंज करेंगे तो ये हमारा चेंज होगा, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, y माइनस जेड होगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगा। तो अब ये जो अप्लाइंग हम कर रहे हैं वो आपको करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो आप कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0। यहाँ बचेगा आपको x माइनस वाई और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ आपको आ जाएगा y माइनस जेड और यहाँ आ जाएगा आपको वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ बचेगा आपको z, क्योंकि आपको R3 चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ R1 और R2 को चेंज किया गया है। तो जितना अप्लाई कीजिएगा वो दोनों पर अप्लाई होगा। यहाँ पे R3 भी करते हैं लेकिन नहीं करना है, R3 आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए आपको जो है, अब देखिए इसमें से आपको कुछ ना कुछ फिर कॉमन आने का जो भी चांस है वो कर सकते हैं। 0 में हम आपको बताए थे सब कुछ है। यहाँ देखिए आप इसको यदि आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को तोड़िएगा तो आपको फार्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये प्लस बी इंटू क्या हो जाता है, ए माइनस बी। तो यहाँ भी आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको आप x प्लस वाई इंटू क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई लिख सकते हैं। इन दोनों में से आपको क्या लेना है, x माइनस वाई लेना है, ये भी x माइनस वाई। यहाँ भी सेम उसी प्रकार होगा, y माइनस जेड लेंगे, y माइनस जेड लेंगे, तो आपको x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा। इसमें से x माइनस वाई कॉमन लेंगे, इसमें से y माइनस जेड कॉमन लेंगे। इन दोनों में से यदि x माइनस वाई और y माइनस जेड यदि आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 0 1 1, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ बच जाएगा 1, x प्लस वाई बचेगा, y प्लस जेड बचेगा और 1 और z और माइनस जेड स्क्वायर बचेगा। अब यदि R1 के अनुदिश हम विस्तार कर देते हैं, R1 के अनुदिश, यहाँ पे R1 के अनुदिश यदि आप विस्तार करते हैं तो ये आपको R1 के अनुदिश नहीं लिखना है, यहाँ आपको लिखना है R1 के अनुदिश, यहाँ नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आपको C1 के अनुदिश विस्तार कर रहे हैं। किसके अनुदिश विस्तार कर रहे हैं, C1, क्योंकि ये हमारा R1 है, ये आपको R2 है, ये आपको R3 है। समझ रहे बात को। इसके अनुदिश करेंगे तो 0 लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, फिर x माइनस वाई लेना पड़ेगा। ये आपको C1 का अनुदिश कीजिएगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, आपको ये बचेगा तो आपको 1 इंटू ये इसको कर देगा और ये जो है इसको कर देगा, तो y प्लस जेड माइनस x माइनस वाई, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा, y पॉजिटिव y निगेटिव, ये दोनों कट जाएगा, z माइनस x बच जाएगा। तो ये हल करने पर आपको निकल के आ जाएगा x y z इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस x, यही आपको आंसर आ जाएगा हल करने पर। ये आपको था डिटर्मिनेंट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ कंसेप्ट जो आपको हम बताए, जो आसानी से आप डिटर्मिनेंट को हल कर सकते हैं और अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा अपने मार्क का स्कोर कर सकते हैं। तो जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग, और अपने दोस्तों में शेयर करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग।